डियर स्टूडेंट्स, आज हम अमेरिकी संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सेपरेशन ऑफ पावर्स शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मतलब सेपरेशन ऑफ पावर्स मतलब शक्तियों का विभाजन। हमें ध्यान है कि सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और इनके आपस में संबंध कैसे होने चाहिए इसके बारे में हमने देखा कि आपस में विवाद का विषय होता है कि हम मानते हैं कि व्यवस्थापिका जो कानून बनाने वाली संस्था है, कार्यपालिका को लागू करने वाली संस्था है और न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या, विवेचना और संविधान की रक्षा करने वाली संस्था है। पर इनके संबंध किस प्रकार के होंगे इसके बारे में हमेशा विवाद बना रहा है। और इसके बारे में सबसे पहले फ्रेंच विचारक मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में विचार व्यक्त किए या इसका प्रतिपादन किया। और इस सिद्धांत के प्रतिपादन के पीछे उनका ध्येय या उद्देश्य ये था कि जब कभी भी शक्तियाँ एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हुई हैं, शक्तियों का दुरुपयोग हुआ है और इस दुरुपयोग निरंकुशता को रोकने के लिए उनके द्वारा सेपरेशन ऑफ पावर्स सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। और मॉन्टेस्क्यू के द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि प्रत्येक अंग अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होना चाहिए और अपने कार्य क्षेत्र में ही सीमित रहना चाहिए। कि वो ये कहता है कि प्रत्येक अंग अपने अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र हो और अपने ही कार्य क्षेत्र तक सीमित रहे। ये उसके सिद्धांत की मूल अर्थ या परिभाषा है कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका अपने अपने कार्य क्षेत्र, जो कार्य क्षेत्र उनका है, कानून बनाना, कानून को लागू करना, कानून की व्याख्या करना, उसमें अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हो और दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करे, तो सेपरेशन ऑफ पावर्स स्थापित हो सकता है। और इसके पीछे ध्येय क्या था कि शक्तियों का जब जब भी केंद्रीकरण हुआ है किसी एक व्यक्ति, एक संस्था, एक संगठन के हाथ में, उनका दुरुपयोग हुआ है और उसी दुरुपयोग को रोकने के लिए उसके द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया। और उसके द्वारा दूसरे के कार्यों को प्रभावित करने या उसमें नियंत्रण स्थापित करने की चेष्टा नहीं की जानी चाहिए कि अपने कार्य क्षेत्र स्वतंत्र हो और दूसरे कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की चेष्टा या कोशिश उसके द्वारा नहीं हो। और मॉन्टेस्क्यू के शब्दों में कि यदि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका की शक्तियाँ एक ही संस्था, एक ही व्यक्ति हाथों में केंद्रित होगी तो स्वतंत्रता नहीं रह सकती। इस प्रकार इसी तरह न्याय संबंधी शक्तियों को व्यवस्थापिका व कार्यपालिका की शक्तियों से पृथक रखा जाए जिससे कि स्वतंत्रता की शक्ति पृथक नहीं किया जाता है तो स्वतंत्रता संभव नहीं होगी। और यदि एक व्यक्ति, समुदाय तीनों अंगों को करने लगे तो स्वतंत्रता बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगी और राज्य अपनी मनमानी करने लगेगा। तो उसके ध्येय क्या था कि ये होना चाहिए और इसके पीछे, और इसको फिर अमेरिका के संविधान में मुख्य विशेषताओं में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। और इसके पीछे मुख्य क्या है कि हम ये देखेंगे कि ये सेपरेशन ऑफ पावर्स कब संभव है कि जब उनकी निर्वाचन की प्रक्रिया भिन्न हो, प्रत्येक अंग का कार्यकाल भिन्न हो, उत्तरदायित्व भिन्न हो। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे तो हमें नज़र आएगा कि सेपरेशन ऑफ पावर है। तो हम अमेरिकी संविधान में देखते हैं तो कि प्रत्येक अंग की उनका निर्वाचन प्रक्रिया भिन्न है, उनका कार्यकाल भिन्न है, उनका उत्तरदायित्व भिन्न है। तो ये चीज़ें अमेरिका में हमें नज़र आती हैं।
तो हम कि अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषता का शक्ति पृथक्करण का नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली कि तो अमेरिका में इस चीज़ के ऊपर विशेष जोर दिया गया सेपरेशन ऑफ पावर्स पर। हम एक चीज़ देखते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत के साथ साथ एक उसके पूरक के रूप में एक विशेषता और नज़र आती है या चलती है, वो है चेक एंड बैलेंस, अवरोध और संतुलन। अवरोध और संतुलन का मतलब चेक एंड अवरोध और संतुलन को हम ये कहें कि उसका काम है चेक एंड बैलेंस की अन्य विभागों पर नज़र रखें कि सेपरेशन ऑफ पावर्स तब होना चाहिए, साथ ही साथ चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए कि एक समय में एक अंक पर दो अंक नज़र रखें और ये ध्यान रखें कि कोई भी अंग अपने सीमाओं से बाहर जाकर कोई कार्य नहीं करे और उस स्थिति में उस पर रोक लगाई जा सके। तो कुछ लोगों ने इसके बारे में आलोचनात्मक टिप्पणी ये की कि एक तरफ तो आप सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करते हो, दूसरी तरफ आप चेक एंड बैलेंस की बात करते हो कि अवरोध और संतुलन की, और उससे तो मूल भावना का ही अंत हो जाएगा। पर ऐसी स्थिति नहीं है। चेक एंड बैलेंस का मूल ध्येय ये है कि एक समय में दो अंग, कोई भी दो, व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका पे, व्यवस्थापिका न्यायपालिका कार्यपालिका पे, कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका पर नज़र रखें। तो उनके मूल ध्येय उद्देश्य क्या है कि व्यवस्था व्यवस्थित रूप से संचालित हो। तो उन्होंने कहा कि एक समय में एक अंक पर दो अंक नज़र रखेंगे और उसको चेक करेंगे कि वो अपने अधिकार सीमाओं से बाहर जाकर कार्य नहीं करें। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या कहता है कि प्रत्येक अंग अपने अपने कार्य स्वतंत्र में स्वतंत्र हो और अपने ही कार्य क्षेत्र तक सीमित रहे। पर चेक एंड बैलेंस की वजह से उसमें एक लाइन क्या जुड़ गई कि तब तक ही जब तक कि वो अपने सीमाओं में रहकर कार्य करे, अपने अधिकार क्षेत्र से में रहकर कार्य करे। अगर वो अपने अधिकार और सीमाओं से बाहर जाकर कार्य करने की कोशिश करेगा तो उसको अन्य दो अंग नियंत्रित कर लेंगे। जैसे हम सामान्य उदाहरण ले कि कानून बनाने का काम है व्यवस्थापिका का, तो व्यवस्थापिका कानून बनाएगी। तो अमेरिका में क्या है कि कानून व्यवस्थापिका द्वारा बनाए जाएंगे और कार्यपालिका के द्वारा लागू किए जाएंगे। तो वह कानून जो भी बनाया जाएगा वो राष्ट्रपति के समक्ष जाता है। उसको राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करता वो कानून नहीं होता। तो कानून बनाए गए हैं उन पर राष्ट्रपति का नियंत्रण है। दूसरा है कार्यपालिका की सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अमेरिका में एकल कार्यपालिका है, वो अपने विवेक से उन कार्यों को करता है। पर अमेरिकी राष्ट्रपति कोई भी नीतिगत निर्णय लेते समय उसकी पुष्टि करवाएगा सीनेट से, तो उसके ऊपर नियंत्रण हो गया। फिर सेवा शर्तें हैं न्यायपालिका की, उनका निर्धारण करती है व्यवस्थापिका, उनकी नियुक्ति करती है कार्यपालिका और उनकी पुष्टि करती है सीनेट। तो एक तरह से तीनों पे है। और हमने बात की कि मुख्य चीज़ें क्या नजर आनी चाहिए कि प्रत्येक अंग की निर्वाचन प्रक्रिया भिन्न हो, प्रत्येक अंग का कार्यकाल भिन्न हो, प्रत्येक अंग का उत्तरदायित्व भिन्न हो। तो ये चीज़ें हमें कहाँ नजर आती हैं? हमारी की व्यवस्थापिका की निर्वाचन जनता का द्वारा होता है, हाउस ऑफ सीनेट और प्रतिनिधि सभा की जनता के द्वारा चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन है। राष्ट्रपति परोक्ष निर्वाचन है, जनता प्रतिनिधि चुनती है, वो प्रतिनिधि उसको चुनते हैं। न्यायपालिका का मनोनय है कि राष्ट्रपति की सलाह पर सीनेट की पुष्टि पर उनकी नियुक्ति होती है। फिर कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष है, प्रतिनिधि सभा का 2 वर्ष है, सीनेट का 6 वर्ष है और न्यायाधीशों का आजीवन है। तो ये कार्यकाल भी है। फिर उत्तरदायित्व, राष्ट्रपति देश की जनता के प्रति उत्तरदायी है। व्यवस्थापिका का प्रतिनिधि सभा अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रति उत्तरदायी है। सीनेट के सदस्य अपने राज्य के प्रति उत्तरदायी है। न्यायपालिका संविधान के प्रति उत्तरदायी है। तो सामान्यतः और ये चीज़ें होनी चाहिए तो सेपरेशन ऑफ पावर्स हो सकता है। पृथक हों तो प्रत्येक अपने अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र हों। तो ये चीज़ें हम अमेरिकी संविधान में देखते हैं और ये सेपरेशन ऑफ पावर्स
वह सिद्धांत तो हमारे यहाँ भी नज़र आता है पर व्यवहार में नहीं है। पर ब्रिटेन अमेरिका में व्यवहार और सिद्धांत में अंतर नहीं है, और ये उनकी मूल विशेषता है अमेरिकी संविधान की।